अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आज हम बात जो शुरू करने जा रहे हैं वो ईरान के प्रेसिडेंट जो कि पाकिस्तान के 2 दिन के विजिट पर आए उनसे बात शुरू करेंगे। वैसे तो खैर उनको कहा यह जाता है कि जी इस्लामाबाद आना चाहिए था पहले, लेकिन बहरहाल वो पहले लाहौर पहुंचे और लाहौर में उनको वेलकम किया नवाज शरीफ साहब ने। अब नवाज शरीफ साहब के लिए भी ये कहा जा रहा है, कई लोगों का कहना है कि जी नवाज शरीफ साहब ने किस चक्कर में वेलकम किया, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त कोई भी सरकारी पोजीशन नहीं है, ना तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ना ही वो कोई और मिनिस्ट्री इस वक्त उनके पास है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईरानियन प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्होंने खुदा खुदा करके, कई लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मास्क उतारा है जो कोविड आने के बाद से उन्होंने कभी नहीं उतारा। तो लेकिन इस सख्त गर्मी में बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ये मफलर क्यों ले रखा है। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि भाई उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी ड्रेसिंग है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने सख्त गर्मी में अगर मफलर ले लिया है तो ठीक है, हो सकता है नवाज शरीफ साहब को अभी भी ठंड लग रही हो, या हो सकता है उनको ये वेदर लाहौर का ना भाया हो तो उन्होंने ले लिया। लेकिन बहरहाल ये बात जरूर है कि ये सवाल जरूर बनता है कि नवाज शरीफ साहब ने किस हैसियत से जो है वो उनको वेलकम किया है एयरपोर्ट पे जाकर, या रिसीव किया है ईरानियन प्रेसिडेंट को। बहरहाल उसके बाद वो इस्लामाबाद भी आए, इस्लामाबाद में आके जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और कहना ये है इन लोगों का कि जी ईरानियन प्रेसिडेंट जो है वो, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान और साथ इसराइल की जब एक लड़ाई चल रही थी, मिसाइल्स चल रहे थे जो कि अमेरिका ने मिसाइल फेंके थे ईरान के ऊपर भी, जो मिसाइल्स चलाए थे उसके ऊपर जी वो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। जैसे हम जिसके भी साथ खड़े हुए हैं उसके साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ है। जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े रहे और हमारी साइड के कश्मीर पे देख लीजिए क्या हो रहा है। हम फिर खड़े हो गए जी जाकर अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान वाले आज तक हमारे उस खड़े होने का शुक्रिया हमें हर दूसरे दिन अदा करते हैं जब टीटीपी वाले आते हैं। और अब जी हम उसके बाद खड़े हो गए जी हम गजा वालों के साथ। अब खैर उनके लिए तो हम यहीं से खड़े में हैं, हमने उनके लिए कुछ सामान वामान थोड़ा बहुत भेज दिया है, लेकिन उसके अलावा यहाँ से अभी तक कोई घोड़ों पे जो लोग चले थे वो पहुंचे नहीं है वहां तक। अब हम ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, और हम ईरान के साथ ऐसे वक्त में खड़े हो गए हैं जबकि ईरान के ताल्लुकात या ईरान के जो टर्म्स हैं वो अमेरिका के साथ बहुत खराब है। लेकिन उसी ईरान के साथ हमारे टर्म्स ठीक है। ईरान और अमेरिका को अगर हम देखें तो इस वक्त हम अमेरिका के भी दोस्त बने हुए हैं, ईरान और अमेरिका की नहीं बनती है। उसके साथ साथ हम हमारी और भारत की नहीं बनती है, लेकिन भारत और ईरान की बनती है। मतलब ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये जो घोटाला चल रहा है कौन कौन किधर है और कौन किधर नहीं है, ये अभी तक किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के बारे में जो है वो एक ट्वीट भी जो है वो हुसैन हक्कानी साहब ने भी लगाई थी, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं और उसके साथ साथ एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका में। और उनका भी यही कहना है कि जी बड़ी अजीब और गरीब सी सूरत हाल है कि पाकिस्तान ऐसे वक्त में जो है वो ईरान के साथ है जिस वक्त के अमेरिका जो है वो ईरान के खिलाफ है, और पाकिस्तान जो है वो अपनी तरफ से ये दावा कर रहा है कि जी हम ईरान के साथ ही खड़े हैं। लेकिन ईरान को यकीनन ये भी याद होगा कि उसने यानी कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था इसराइल के साथ मिलकर, और उसके बाद जब हमारे पाकिस्तानी लोग या हमारे फील्ड मार्शल साहब जब लंच पे गए तो उन्होंने जाकर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब यानी कि जो उनके प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनके लिए ये भी कहा था कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। यानी कि उस कंट्री को जिन्होंने अपनी कंट्री से ईरान के ऊपर मिसाइल्स अटैक किए और हर उस बात में इसराइल की हाँ में हाँ मिलाई कि जिसमें उसका ये कहना था कि जी ईरान की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, उसके ऊपर उसकी हाँ में हाँ मिलाई और हर अटैक को सपोर्ट किया। उस कंट्री को हमने या उस प्रेसिडेंट को जाकर हमारे तरफ से कहा यह गया कि जिनको तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। लेकिन नोबेल पीस प्राइज वाले भी इस वक्त सर पकड़ के बैठे होंगे और कह रहे होंगे पता नहीं ये लोग तावले ज्यादा हैं कि बावले ज्यादा हैं, कि समझ में नहीं आ रहा कि जो कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है उसी के प्रेसिडेंट को जाकर कह रहे हैं कि जी ये तो सब जगह पीस कराते फिर रहे। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में यही कहा है कि जी सीज फायर मैंने करवाया था, लेकिन ये स्टेटमेंट ना तो पाकिस्तान ने दी है और ना ही भारत ने दी है। ये ट्वीट भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही लगा दिया था जी मैंने सीज फायर करवा दिया है। तो अभी तक हिंदुस्तान ने तो इस बारे में मना किया है, पाकिस्तान इस बारे में बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है और कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये किया है अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि उन्होंने जी इंडिया से ये कहा है कि जी वो रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। अब उसके बाद जी जवाब में जो है वो
भारत ने यही कहा है कि जी ऑयल तो हम लेंगे, अब तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब इस किस्म की बातचीत और इस किस्म की टेंशन जो चल रही है उसमें जाहिर है कि हमारे यहाँ तो हम लुड्डियां और भंगड़े पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और भारत के टर्म्स खराब हो गए, और अगर अमेरिका और भारत के टर्म्स खराब हो जाएंगे तो जाहिर है उस सूरत में इस्तेमाल तो हमारा ही होगा। और अमेरिका को अगर इंडिया को थोड़ा टफ टाइम देना है या इंडिया को थोड़ा सा साइड लाइन दिखानी है तो जाहिर है कि फिर वो हमारा ही इस्तेमाल करेगा। और इसी वजह से हम शुरू से इसी तरह से अमेरिका के हाथों यूज होते चले आ रहे हैं, लेकिन हमें उस पर कोई अफसोस नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स को ही देख लीजिए, तो जब न्यूक्लियर वेपन्स भारत ने बनाए तो उसी वक्त जो है वो पाकिस्तान को भी इजाजत दे दी गई कि आप भी न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, क्योंकि जाहिर अमेरिका की इजाजत के बगैर तो हम न्यूक्लियर वेपन बनाने का सोच भी नहीं सकते थे, और इस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स हमने भी बना लिए। अब होता ये है कि जी जब कोई बात की जाती है कि जी इस्लामिक कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो उसमें हम ही सबके चौधरी बने होते हैं। हम कहते हैं जी हम पहले इस्लामिक कंट्री हैं जिसने के न्यूक्लियर वेपन बना लिए, यानी कि हमारे पास खाने को नहीं है लेकिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन बनाने को पैसा है। हमारे आज वही जो जुल्फिकार अली भुट्टो कहा करते थे ना, हम घास खाएंगे लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे या हम एटम बम बनाएंगे। तो आज हमने वही करके दिखा दिया, वही साबित कर दिया कि वाकई में हमने घास खा ली लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम यही देख रहे हैं कि चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स हो या पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई हो, इस लड़ाई को अगर कोई कैश कर रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए, तो वो यकीनन अमेरिका है। अमेरिका एक तरह से अपने हथियार भी बेच रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, और टेंशन को कहीं ना कहीं बढ़ाने की भी कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना तो हमारे लीडर्स की समझ में कुछ आ रहा है कि इस टेंशन को कम कैसे किया जाए, इसलिए कि इनको तो खैर डॉलर वॉलर नजर आने लगते हैं कि अगर भारत के साथ थोड़ी टेंशन बना के रखेंगे तो जी डिफेंस के नाम पर और इसी तरह से कि भारत हमें खा जाएगा के नाम पर जो है वो पैसा खा सकेंगे। लेकिन भारत की तरफ से भी कोई खास ऐसी कोशिश नहीं की जाती कि जिससे ये लगे कि पाकिस्तान के साथ जो है वो उनके टर्म्स जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। वो वैसे वो ज्यादा से ज्यादा क्या डिमांड करते हैं, वो यही करते हैं कि जी आपके यहाँ जो टेररिस्ट बिठा रखे हैं आपने या जो टेररिज्म हो रही है उसको रोकें। लेकिन उसके बारे में तो हम कह देते हैं कि जी बात ये कि उसके तो हम खुद विक्टिम हैं। अब अगर हम खुद ही विक्टिम है तो हम उसके ऊपर कैसे काम करें। और वो बातें हम सारी भूल जाते हैं जो जुल्फिकार अली भुट्टो और हमारे कई लीडर्स जो या कई पॉलिटिशियंस जो पावर में आए उन्होंने भारत के बारे में की। कभी जो है वो 1000 कट वाली बात हमें याद दिलाई जाती है, और कभी ये कि जी हम साथ नहीं रह सकते, हालांकि हिंदू और मुस्लिम इस वक्त भी साथ ही रह रहे हैं। जाहिर है कि बॉर्डर जो है वो हिंदुस्तान के साथ ही तो है, हम कहीं और उठाकर यूरोप में तो ले नहीं गए पाकिस्तान को। मगर बहरहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो इस्तेमाल होता आया है, चाहे चाइना इस्तेमाल करे भारत के खिलाफ, चाहे हमें अमेरिका यूज करे। लेकिन एक बार फिर हम यही देख रहे हैं कि दोनों कंट्रीज की जो टेंशन है उसमें बार बार जो हमें खुशी डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से दिखाई जाती है या बताई जाती है कि कभी वो कह देते हैं कि जी इंडियन इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है, उस पर सब नाच रहे हैं, सब कूद रहे हैं। ओ जी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह दिया, लेकिन हमारी तो इकोनॉमी ही नहीं है, ना डेड है ना जिंदा ना मुर्दा, हम तो किसी खाते में ही नहीं आ रहे। तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत के साथ, क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक टसल चल रही है भारत के साथ, ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं या जो टर्म्स है वो ज्यादा अच्छे नहीं है। इसके ऊपर जरूर हमारे यहाँ जश्न मनाया जा रहा है। मेरा ख्याल है इस तरफ हमें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है कि जैसे हम कभी किसी के नहीं हुए तो इसी तरीके से अमेरिका भी कभी किसी का नहीं हुआ। कब वो हमारा हाथ छोड़ देगा और कब वो दोबारा से भारत का हाथ पकड़ लेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हमारे लोग जो हैं उन्होंने दिमाग इस्तेमाल ना करने की कसम खा रखी है। और वैसे भी अगर कोई इस तरह की चीज चलेगी जिसमें भारत के साथ कोई टेंशन बनी हो किसी की, तो हम बिला वजह खुश हो जाते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए हमें। अगर ये दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में कुछ सलीके से रहना सीख लें या दोनों के बीच में इतनी टेंशन ना रहे, तो मुझे यकीन है कि बहुत से प्रॉब्लम्स जो हमारे हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि हर तरफ से यही सुनने में आता है कि कभी टेररिज्म की बात होती है, कभी कोई बात होती है लेकर, और पाकिस्तान हिंदुस्तान आपस में ठीक से नहीं रह पाते या कह लीजिए कि टर्म्स बेहतर नहीं रह पाते, इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उसमें ज्यादा मैं यही कहूंगी कि पाकिस्तान की तरफ ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि जहां टेररिज्म की बात आती है, अगर हम हाफिज सईद, मसूद अजहर इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना बंद कर दें
तो यकीनन भारत के साथ हमारे बहुत से मसले अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब हम इस चक्कर में बैठेंगे जी, ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि मोदी जी या फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान से ऑयल लेने आएगी। अभी तेल निकला नहीं है और यहाँ पर लड्डू पहले बटना शुरू हो गए जो हमेशा होते हैं, यानी कि अभी तेल आया हुआ नहीं, वो दिक्कत है ना, अभी गांव बसा नहीं और पहले ही बातें शुरू हो गई हैं कि जी अब ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे और हम तो जी बहुत अमीर होने वाले हैं, हमारे पास तो इतना पैसा होगा कि जी उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट या मोदी जी जो हैं वो कोई ना कोई डब्बा बोतल लेकर आएंगे और कहेंगे कि भाई जरा हमें थोड़ा सा फ्यूल दे दो या हमें थोड़ा सा पेट्रोल दे दो या जो तुम लोगों के यहाँ से तेल वेल निकला है वो दे दो। और यही सोच सोच के हम उतावले और बावले हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को बड़ा यकीन है इस बात का कि क्योंकि ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कही है तो ये बात तो सच ही होगी कि जी पाकिस्तान में तेल निकल आया है। लेकिन कोई किसी को ये याद है कि यही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ये कुछ दिन पहले ही कह रहे थे पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान $33 बिलियन खा गया है और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, अफगान वॉर में भी हमारे साथ धोखा किया है। ये बातें भी डोनाल्ड ट्रंप ने ही कही थी। अगर नहीं याद तो आजकल वो जमाना तो है नहीं कि टीवी और दूरदर्शन पे शोज आते हैं या न्यूज आती है और एक बार आ जाए तो दोबारा सुनी नहीं जा सकती। आप लोग गूगल कीजिए, आप लोग यूट्यूब पे चेक कीजिए, आपको डेफिनेटली उनकी सारी स्टेटमेंट्स जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो मिल जाएंगी। लेकिन जाहिर है कि अगर हम लोग हिस्ट्री से कुछ सीखने वाले होते तो आज हमारा ये हाल ना होता। इस वक्त हमें यही लग रहा है कि हर जगह हमारी वाह वाह हो रही है, हमारे यहाँ निकल आया है तेल। और अब ये तेल निकल आने के बाद जो है ये जो भारत बहुत चौड़ा होता था ना कि जी हम तो बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं या बन चुके हैं और उसके बाद अब हर जगह हम ही हम होंगे, तो हम यकीनन ये सोच के बैठे हैं कि अब हम भारत को टफ टाइम देंगे और वो जो $4 ट्रिलियन बना के बैठे हैं इंडियन गवर्नमेंट, अब वो $4 ट्रिलियन तो ऐसे होंगे ना जैसे कहते हैं कि हम लोग यूं ही एक दिन में खत्म कर दिया करेंगे, इतना पैसा हमारे पास आने वाला है। और रह गई गल्फ कंट्रीज तो वो अभी भी हैया हैया करते हुए हम ही घूमा करेंगे और गल्फ कंट्रीज वाले जो है वो हमारे आगे पीछे घूमेंगे कि भाई हमारा तेल तो खत्म हो गया है, आपके पास है तो आप ही हमें कुछ मदद कर दीजिए। इसी किस्म की सोचें और इसी किस्म के सपने लेकर हम पूरे में घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही यहाँ पर एक और जैसे आप जानते हैं कि आम पब्लिक का जो हाल है वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट बिठा रखी है हर जगह पे, चाहे वो सिंध हो या कहीं, आप देखिए कराची के गवर्नर साहब हैं कामरान तसूरी साहब, ये किसी पॉलिटिकल रैली में अपना खिताब कर रहे हैं। पीछे आपको तस्वीर नजर आ रही होगी आर्मी चीफ की या फिर फील्ड मार्शल साहब की। एक जमाना था जब इस तरह की जो पॉलिटिकल रैलीज हुआ करती थी पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले तक, तो पीछे जो फोटो होती थी वो मिस्टर जिन्ना की होती थी। अब मिस्टर जिन्ना होते होते सिर्फ करेंसी पर ही रह गए, यानी कि जो पाकिस्तान की करेंसी है या नोट है उसके ऊपर ही उनका फोटो रह गया है। बाकी हर जगह आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल साहब का फोटो लगा दिया जाता है और उसके आगे खड़े होके हमारे जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि इनमें से लीडर तो मैं किसी को भी नहीं मानती, तो ये लोग जो हैं इनके लोग जरूर मानते होंगे, वो बहुत से लोगों के हो सकता है ये लीडर भी हो, लेकिन मुझे सिर्फ पॉलिटिशियन लगते हैं, लेकिन इनमें लीडरशिप वाली कोई चीज मुझे तो दिखाई देती नहीं कि जिससे लोग इनको फॉलो करें। तो ये जी इतना ज्यादा बूट पॉलिश करने में मसरूफ दिखाई देते हैं कि इन्होंने अब मिस्टर जिन्ना का फोटो भी हटा दिया है और उनका फोटो जो है उसके बजाय आपको फील्ड मार्शल साहब का फोटो लगा हुआ दिखाई देता है। जहां कहीं पर भी कामरान तसूरी साहब या इन्हीं जैसे दूसरे लोग जो हैं जो भाषण दे रहे होते हैं अपने लोगों को या सामने क्राउड को बिठाकर ये बता रहे होते हैं कि जी अगर ये ना होते तो हमें तो पता नहीं कौन खा गया होता। लेकिन अब हाल ये हो गया पाकिस्तान में कि जी अब इस तरह से जो है वो मिस्टर जिन्ना का फोटो हटा दिया गया। 14 अगस्त आ रहा है, 14 अगस्त पे भी पता नहीं है मिस्टर जिन्ना की बात करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक अलग चीज है कि बहुत से लोग जो है वो अब जैसे मैंने पहले भी कहा था बहुत से लोग जो हैं वो अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं 14 अगस्त को उस तरह से, ना तो बच्चे मना रहे हैं ना बड़े मना रहे हैं। जो हालात यहाँ पर हैं मुल्क छोड़ छोड़ कर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है जो कि पाकिस्तान से बाहर निकलने की कोशिशों में किसी जगह का वीजा मिल जाए और बस निकल जाए। इसलिए कि जो मुल्क की हालात कर दी गई है, जो मुल्क के इस वक्त के हालात हैं जिसमें कि महंगाई भी है और हर तरह की सिक्योरिटी भी नहीं है और जो मुश्किलों में लोग पड़े हैं, तो वो डेफिनेटली हर तरह से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से किसी और कंट्री में निकल जाएं और जो बाकी जिंदगी रह गई है वो वहां पर निकाल दें, वहां पे कुछ काम कर लें और अपने घर वालों के लिए
कुछ कमा दें या उनके लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर दें, इसलिए कि पाकिस्तान में रहकर अब एक तरह से ये सब कुछ लोगों के लिए काफी मुश्किल होता चला जा रहा है। जैसे हमने पहले भी एक शो किया था और हमने आपको बताया था कि तकरीबन 1.6 मिलियन लोग जो हैं वो सिर्फ एक साल के अंदर, हो ये भी वो उस वक्त के नंबर थे जब शायद काउंटिंग की गई होगी, सरकारी आंकड़ा होगा या इस तरह की कोई चीज होगी, अदरवाइज इससे कहीं ज्यादा नंबर है उन लोगों का जो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर किसी भी छोटी से छोटी कंट्री में जाने को तैयार हैं मगर निकल रहे हैं। कई बार इन लोगों की कश्तियां डूब चुकी हैं, कई बार ये लोग पकड़े भी गए, लीगल लोगों को निकाला भी गया है। ये मैं उनकी बात नहीं कर रही जो भीख मांगने के लिए जाते हैं, ये तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो किसी ना किसी तरीके से दूसरी किसी यूरोपियन कंट्री में या गल्फ कंट्रीज में पहुंचते हैं और वहां पर मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों के लिए कुछ कमाने की, अपने घर वालों के लिए कुछ मेहनत करने की, 2 वक्त की रोटी की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि वो यहाँ रहते हुए लोगों को मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को कोई परवाह नहीं। अब हम सिर्फ उनको यही बताते रहते हैं कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए और हमने उतने जहाज गिरा दिए और हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया। चले वो भी कर लिया, जाहिर है वो आपका काम था, आपने किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इसी बात के लिए आप अपनी तनख्वाह लेते हैं। ये और बात है कि आप उसके अलावा भी बहुत कुछ अपने बिजनेसेस वगैरह चलाते हैं, लेकिन अगर किसी कंट्री की तरफ से अटैक हो या कुछ हो, इस किस्म का मामला हो, तो वो आपका उसको संभालना भी आपका ही काम है। लेकिन ना तो आप अफगानिस्तान की तरफ से जो टीटीपी अटैक कर रही है ना आप उसको संभाल पा रहे हैं, ना ही बलूचिस्तान की सिचुएशन को आप संभाल पा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो तकरीबन 18-19 दिन से बलूचिस्तान के लोग बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी आपने कुछ नहीं किया है, ना तो गवर्नमेंट ने और ना ही गवर्नमेंट लाने ले जाने वालों ने। हर कोई जो है वो अपना एक अपने अलग ही राग अलाप रहा है और किसी को परवाह नहीं है कि वो लोग इतने अरसे से यहाँ पर बैठे हैं और अपने लोग मिसिंग पर्संस का इशू है और हमेशा से रहा है, लेकिन ना किसी ने उनको पूछा, ना किसी ने उनसे एक वक्त का खाना या पानी का पूछा। हाँ ये जरूर है कि ये बड़ा बताया जा रहा है कि जी ईरानियन प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने जी बड़ा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया किस चीज के लिए अदा किया है? इसलिए कि उन्होंने ये बताया कि जी हम ही थे जो अमेरिका के अटैक और इजराइल के अटैक के वक्त खड़े थे, इसलिए कि हमारे पास तो चॉइस नहीं थी। जाहिर है हम ईरान को छोड़कर इजराइल का साथ तो नहीं दे सकते थे, इसलिए कि इजराइल में तो यहूदी रहते हैं और ये वही यहूदी है जिनके लिए हमें कहा गया है कि ढूंढ ढूंढ के मार दो इनको। अगर ये दरख्त के पीछे छुप रहे हो, ये झाड़ के पीछे छुपे हो, इस किस्म की चीजें तो हमने पढ़ रखी हैं और हमें बताई गई हैं, तो जाहिर हमने तो उनका साथ नहीं देना था। असल इम्तिहान तो हमारा तब होता जब ईरान और सऊदी अरेबिया की बात आती है, या वैसे तो खैर अगर देखा जाए तो हमने तो इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी कुछ खास साथ नहीं दिया है। अगर ऐसा ही होता तो जिस वक्त अफगानिस्तान के लिए कहा गया था कि जी अफगानिस्तान के लिए हमें जगह दो और हम यहाँ से अपने ड्रोन वगैरह ले जाके वहां पे अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान को इनकार कर देना चाहिए था कि नहीं जी नहीं, वो हमारे इस्लामिक ब्रदर हैं और हम एक ही कलमा पढ़ते हैं, हम अफगानिस्तान के लिए हरगिज यहाँ से स्पेस नहीं देंगे कि वहां ड्रोन वगैरह ले जाकर अटैक किया जाए, हम इनकार कर देते। लेकिन हमारे यहाँ तो बात वही है ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हमने जी उसके बाद जो है वो हमने फौरन हाँ कर दी और हमने कहा नहीं, हमने तो वॉर ऑफ टेरर का हिस्सा बने, हमने तो अफगानिस्तान में कुछ नहीं किया और हमने तो कोई ऐसा वैसा कुछ अमेरिका से पैसा लेकर कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ हम वॉर ऑफ टेरर यानी कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। उसके बाद हम कहते हैं हमने तो खुद अपने 80,000 लोग जो है हमारे वो जान से गए, तो जाएंगे ही ना। जाहिर है आप अगर किसी खामाखाई की किसी वॉर में पड़ जाएंगे जाकर और पैसा लेकर आप यहाँ से अपने लोगों के जरिए जो है उनको कहेंगे अमेरिका को या किसी को भी कि ठीक है आप यहाँ से अटैक कर दीजिए, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दूसरी तरफ के ही लोगों की जान जाएगी, डेफिनेटली अपनी भी जाएगी। और अब अफगानिस्तान के साथ आपके टर्म जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे और उसकी रीजन यही है कि वो जो पहले जो आप ड्रामे और नौटंकियां करते रहे उनके साथ, वो अब उनको समझ में आ गई है। अब आप कह देंगे कि वो भी भारत ने बताई है उनको, हर चीज में आप भारत को घसीट लिया करें। मैं कोई यहाँ पे भारत की वकालत करने नहीं बैठी हूँ और ना ही मैं कोई डिफेंड करने बैठी हूँ कि नहीं भारत ने कुछ नहीं किया, सब कुछ हमने किया। लेकिन बात सारी ये कि अगर कोई देखे तो साफ पता लग रहा है कि हमारे मुल्क का जो हशर हुआ है, यहाँ के जो हालात खराब हुए हैं, यहाँ पे से लोग जो बेचारे बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से यहाँ से निकल जाएं, और यहाँ पे जो कुछ होता रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर बांग्लादेश बना, अगर बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ
उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं, उसमें भारत का कोई खास रोल नहीं है, सिवाय इसके कि वो आखिर में आए और आकर उन्होंने बांग्लादेश के लोगों का थोड़ा सा साथ दे दिया। अदरवाइज उनको हमने ही तंग करके रखा था। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, आप हसन निसार साहब को सुन लीजिए, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और कई सीनियर लोगों को सुन लीजिए, वो सब यही बता रहे हैं कि जी बांग्लादेश के लोगों को हमने ही तंग करके रखा हुआ था। यही हाल अब हम केपीके और बलूचिस्तान में कर रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि अगर हमने अपने आप को ना बदला, हमने अपने हरकतें ना चेंज की, तो फिर यही लोग जो हैं वो एक दिन हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जी ये भी भारत ने करा दिया और केपीके भी भारत ने करा दिया। क्योंकि जो हालात हैं वहां के लोग जिस तरह से तंग हैं, उनकी जमीनों पे जो कब्जा किया जा रहा है, उनको जो तंग किया जा रहा है, जो मिसिंग पर्सन्स का इशू चल रहा है, वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि अगर हमने फौरन ही अपनी पॉलिसीज को बेहतर ना किया, अपने लोगों की बातों को ना सुना, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व ना किया, तो हो सकता है कि 71 फिर देखना पड़ जाए, और जब फिर देखना पड़ जाएगा तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ पहले ही थोड़ा सा अकल कर लीजिए और अपनी पॉलिसीज को ठीक कर लीजिए। और ये जो भारत हमारा दुश्मन है और वो हमारा दुश्मन है, वो हमें खाने को बैठा है, ये वाला जो आप लोग बात करते हैं, ये अपनी टेक्स्ट बुक्स में से भी निकाल दीजिए, अपने दिमागों से भी निकाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके पड़ोसी आपके साथ रह सकें और आप अपने पड़ोसियों के साथ अमन से रह सकें। दूसरों को भी जीने दीजिए और खुद भी जी लीजिए। मतलब इसी में मेरा ख्याल है कि बेहतरी है, जियो और जीने दो। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।